डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कुछ भी अध्ययन हम समझ चुके हैं वो होता है व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत इकाइयाँ, छोटी इकाइयों का किया गया अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति विशेष के स्थान पर समग्र का अध्ययन किया जाता है, कुल का अध्ययन किया जाता है। 2 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाए समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए और आप एक लाइन में जवाब देते हैं समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जहाँ राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र है। और जहाँ प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्ति और विशेष और छोटी इकाई का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि में व्यक्ति के स्थान पर समग्र या कुल का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और गहनता से अगर अध्ययन करें, उसको और खींचना चाहें लंबा, तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ ये है, यहाँ से स्टार्ट होगा। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ व्यापक या समग्र से है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में, जिस अर्थशास्त्र में बड़े समूहों अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली औसतों का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कुल विनियोग, कुल उपभोग, कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय उत्पादन आदि आदि। यानी जो कुछ भी अध्ययन किया जाएगा वो कुल का होगा, समग्र का होगा, संपूर्ण का होगा। इंडिविजुअल बात नहीं की जाएगी। मुझे अगर ये पता लगाना है कि एक्स स्टूडेंट के क्या मार्क्स आए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। यदि मुझे ये पता लगाना है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्या रहा ओवरऑल, जिसमें ये पता नहीं लगेगा एक्स के कितने मार्क्स आए, वाई के कितने मार्क्स आए, तो वो समष्टि में आएगा। तो समष्टि में जो भी अध्ययन किया जाता है वो व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण या कुल या समग्र का अध्ययन किया जाता है। हम परिभाषा की बात करें तो गार्डनर की परिभाषा है। गार्डनर एक कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार के तत्वों से होता है जैसे किसी अर्थव्यवस्था का कुल स्थापन, उनके संसाधनों किस सीमा तक उपयोग हो रहा है, राष्ट्र आय का आकार तथा सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किया जाता है। यानी जो कुछ भी अध्ययन किया जाएगा, जो कुछ भी बात की जाएगी, वो व्यक्ति विशेष की नहीं होगी बल्कि समग्र की होगी, कुल की होगी। बोल्डिंग कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र उन योगों का अध्ययन है, योगों का मतलब टोटल्स है, उन योगों का अध्ययन है जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमत के स्थान पर कीमत स्तर, उत्पादन की कीमत स्तर के बजाय राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। एक का अध्ययन नहीं किया जाता, टोटल का अध्ययन किया जाता है, समग्र का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताओं के बारे में कल भी मैंने बताया था। विशेषताएं अर्थ के साथ हमें सीधी सीधी लिखनी होती है विदाउट वर्णन, उनका एक्सप्लेनेशन या वर्णन नहीं करना होता है जब तक कि प्रश्न में विशेषता शब्द नहीं लिखा हुआ। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था के बड़े समूहों या औसतों का अध्ययन किया जाता है। बात वही है, कुल का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यापक मात्राओं अथवा व्यापक चरों का अध्ययन किया जाता है। मात्रा व्यापक होती है, चर भी व्यापक होते हैं, यानी कुल मिला के बड़े स्तर का अध्ययन किया जाता है। समष्टि व सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक दूसरे से संबंध होते हैं। हम चाहे केवल समष्टि का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये कहें कि व्यष्टि की आवश्यकता नहीं है, या व्यष्टि का अध्ययन करते हैं तो समष्टि की आवश्यकता नहीं है। दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों का अध्ययन अलग अलग होता है, लेकिन लास्ट में जाके ये बताएंगे कि दोनों एक ही विषय की 2 शाखाएं हैं, दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में समग्र मूल्यों को परिवर्तनशील मानते हैं, जबकि व्यक्तिगत में संरचना और प्राकृतिक में व्यापक माना गया है। हम जो कुछ भी समष्टि में अध्ययन करेंगे उसमें हम व्यक्तिगत को नज़रअंदाज करते हुए बात करेंगे। इसके उपयोग बताए गए हैं, महत्व बताए गए हैं। उपयोग और महत्व की बात करें तो अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझने में उपयोगी है। इकोनॉमिक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, अर्थव्यवस्था की जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बेरोजगार की समस्या, कम उत्पादन की समस्या, राष्ट्रीय आय की समस्या, हम ये कहें कि कीमतों की समस्या, बाहरी मूल्यों की समस्या, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसका अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमा है,
क्योंकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो कुछ भी बात कही जाती है सूक्ष्म होती है, छोटी होती है, व्यक्तिगत होती है। तो सारा मैटर ही व्यक्तिगत होता है, तो उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ से समष्टि शुरू होता है। आर्थिक नियोजन में सहायक, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही देश की पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग की जा सकती है। उचित आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, जब भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाएगी तो इकोनॉमिक पॉलिसी में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा। विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायक, जितने भी प्रकार की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या, कम उत्पादन की समस्या, श्रमिकों की समस्या, कुशल श्रमिकों की समस्या, भंडारण की समस्या, परिवहन की समस्या, सारी समस्याओं का समाधान समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से निकाला जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, कुल या टोटल संपूर्ण से संबंधित है। जब संपूर्ण समस्या का समाधान निकाला जाएगा तो व्यक्ति विशेष की समस्याएं स्वतः ही इसमें निरस्त हो जाती है। मूल्य स्तर पर परिवर्तनों का अध्ययन किया, प्राइस में जब चेंज होता है तो उसका इंडिविजुअल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। व्यापार चक्रों की समस्या, बिजनेस ट्रेड चलता है, जो कच्चे माल से शुरू होता है, उत्पादन होता है, उत्पादन से बिक्री होती है, बिक्री से आय होती है, आय से विनियोग होता है, विनियोग से वापस कच्चा माल खरीदा जाता है, फिर ये साइकिल चलती है। इस व्यापार चक्र का अध्ययन जब हम करेंगे तो ये व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होता, पूरे देश पे संबंधित होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ बेरोजगारी से अभिप्राय मांग और पूर्ति के संतुलन से लगाया जाता है। अर्थशास्त्र में जहाँ कहीं भी हम बेरोजगारी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहाँ डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं है, मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम है, तो वो बेरोजगारी कहलाती है। इसका अध्ययन भी इसी में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना जब की जाती है कि हमारे देश में क्या है और विदेशों में कैसे खपाया जा सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही सम्मिलित होती है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र बताए गए हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का बात करते हैं तो सामान्य मूल्य निर्धारण इसी में किया जाता है। वितरण का व्यापक सिद्धांत भी यहीं लागू किया जाता है। वितरण का सिद्धांत अपन 5वें यूनिट में देखेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि कोई भी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के लिए उत्पादन के जो साधनों को यूज में लेते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इन सभी को पुरस्कार चुकाना होता है। भूमि को लगान चुकाना होता है, पूंजी को ब्याज चुकाना होता है, श्रमिक को मजदूरी देनी होती है, साहसी को लाभ चुकाना होता है। ये कितना चुकाएंगे, तो वितरण का सिद्धांत भी समष्टि अर्थशास्त्र का ही क्षेत्र है। आय व रोजगार का सिद्धांत, मिनिमम आय क्या हो, रोजगार कैसे प्राप्त किया जाए। मुद्रा और बैंकिंग संबंधी सिद्धांत बनते हैं बैंकों के कंसर्न में, वो भी इसी में आते हैं। नियोजन व आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास करना है, अर्थव्यवस्था का विकास करना है, आर्थिक विकास भी इसी के माध्यम से किया जाएगा। व्यापार चक्रों का सिद्धांत, जो ट्रेड साइकिल चलेगी वो भी इसी के माध्यम से चलेगी। राजस्व का सिद्धांत, रेवेन्यू, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कितना वसूल करेगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना वसूल करेगी, आय के स्रोत क्या होंगे, पूरा पब्लिक फाइनेंस भी पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं इसकी सीमाएं, इसकी दो समष्टि की। यह एक जटिल विश्लेषण है, बहुत आसान नहीं है। व्यष्टि को तो समझना बहुत आसान है क्योंकि छोटा क्षेत्र है, ये जटिल है। समूहों को मापने में कठिनाई आती है। बहुत से ऐसे समूह होते हैं जो व्यष्टि में भी काउंट होते हैं, समष्टि में भी काउंट होते हैं, समझ में नहीं आता तो उसका निर्धारण करना भारी पड़ता है। पूरे देश की 125 करोड़ जनसंख्या में से कोई एनालिसिस कर लेना तो 125 करोड़ जनता से तो मिला नहीं जा सकता। तो आप क्या करेंगे, सैम्पलिंग मेथड अपनाएंगे। सैम्पलिंग मेथड से कुछ चुने हुए व्यक्तियों को लेंगे, चुने हुए व्यक्तियों को लेकर जो निष्कर्ष निकालेंगे वो 125 करोड़ की जनता पर लागू करना है, संभव नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। तो समूहों का माप करना बहुत कठिन पड़ता है। इकाइयों के योग पर आर्थिक निष्कर्ष भ्रामक निकल जाते हैं। हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करके और वो जो निष्कर्ष निकालते हैं पूरे देश पर लागू करने की कोशिश करते 100% सक्सेस होगा, गारंटी नहीं है। सामूहिक प्रवृत्तियां अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। अलग अलग समूहों का हम अध्ययन करते हैं, अलग अलग समूहों का हम अध्ययन को लागू करने की कोशिश करें तो सबके ऊपर लागू हो जाएगा, संभव नहीं है। समाज या समूह में भेदों की उपेक्षा की गई है। समाज और समूह में भेद पाए गए हैं, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, पात के आधार पे। तो वो भेद यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण भारत एक है, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा है नहीं। जात के आधार पे अंतर किया जाता है, शहरी के आधार पे किया जाता है, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मेल और फीमेल, कि आप महिला हैं मैं पुरुष हूँ, आप पुरुष हैं मैं महिला हूँ, मैं महिला। अब ये भेद जो है उसको समष्टि अर्थशास्त्र नहीं मानता। इन सीमाओं का अध्ययन करने के बाद में अब दोनों का अध्ययन पूरा हुआ। अब अपन करेंगे इन दोनों में अंतर, व्यष्टि और समष्टि में आपस में क्या अंतर है।
सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि यह वह शाखा है जिसमें विशेष इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट। इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है, कुल विनियोग, कुल राष्ट्रीय आय। मैंने कहा इसमें PCI प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन होता है, और जबकि इसमें NI नेशनल इनकम का अध्ययन होता है। व्याख्या: यह व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों, इकाइयों के लिए सही है, जबकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही है। ये तो व्यक्तिगत फर्मों की, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध, इसका कीमत विश्लेषण से संबंधित है, जबकि यह आय विश्लेषण से संबंधित है। ये अंतर है। ये कीमत विश्लेषण से कोई फर्म अपना उत्पादन करती है ना, तो अपना कीमत निर्धारण करेगी, वो तो किस में आएगा? व्यष्टि में। और जब पैसा कितना कमा लेंगे, ये आय जो होती है वो समष्टि में आएगी, क्योंकि आय अकेला व्यक्ति नहीं कमा सकता। क्षेत्र जब मतलब करते हैं कि इसके सीमित क्षेत्र होते हैं, यह असीमित क्षेत्र में होती है। विशेष सामग्री की बात करते हैं तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण, विभिन्न कार्यों के लिए उनका आवंटन, संसाधन, पारिश्रमिक का निर्धारण करती है, जबकि यह आय, रोजगार, बचत, विनियोग सभी का अध्ययन करती है। इसी कंसर्न में आगे और देखते हैं तो ये देखते हैं कि नियम इसमें मुख्यतः सीमांत विश्लेषण पर आधारित है, जबकि ये किसी पर आधारित ही नहीं है। सहायक: ये व्यक्तिगत इकाइयों, फर्मों आदि के लिए सहायक है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सहायक है। यह सरल है, यह जटिल है। उपयोग अगर किया जाए तो यह विभिन्न नीतियों के निर्धारण में सहायक है, जबकि आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक है। इसका बढ़ती हुई जटिल समस्याओं के कारण इसका महत्व कम हो गया है, इसका महत्व अधिक हो गया है। दोनों का अर्थ, दोनों का महत्व, दोनों का क्षेत्र, दोनों की समस्याएं, दोनों में अंतर के बाद में सबसे आखिर में ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता। जब हम पारस्परिक निर्भरता की बात करें तो व्यष्टि और समष्टि दोनों एक ही विषय की दो शाखाएं हैं। इन दोनों को अलग अलग करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लिया और समष्टि मुझे नहीं आती है, या मैंने समष्टि का अध्ययन कर लिया मुझे व्यष्टि नहीं आती है, तो उस व्यक्ति को हम अर्ध शिक्षित कहेंगे, क्योंकि उसका पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान और पूरी बात तभी होती है जब हमें दोनों का अध्ययन करना होगा और दोनों एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक निर्भर हैं। अकेली व्यष्टि कुछ नहीं कर सकती, अकेला समष्टि भी कुछ नहीं कर सकता। व्यष्टि का अध्ययन करने के लिए समष्टि की आवश्यकता होती है, और समष्टि का अध्ययन करने के लिए व्यष्टि की आवश्यकता पड़ती है। मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ, जिसमें आपको एक पैराग्राफ के रूप में लिखना होगा कि व्यष्टि और समष्टि दोनों एक ही विषय की दो शाखाएं हैं। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे मान लीजिए आपने एक पेन बनाया और आपने कहा कि मैं मेरा पेन मार्केट में 40 रुपये में बेचूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि पेन बनाते वक्त और पेन का मूल्य निर्धारण करते वक्त, उसकी कीमत का निर्धारण करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बाजार में पेन की कीमत क्या है। तो बाजार में जो पेन की कीमत का आपने निर्धारण किया वो समष्टि के क्षेत्र में आएगा। आपने जो अपनी कीमत का निर्धारण किया वो व्यष्टि के क्षेत्र में आएगा। तो अकेली व्यष्टि से तो काम चलना नहीं है जब तक कि समष्टि का आपको जानकारी नहीं हो। केवल समष्टि कुछ कर नहीं सकती जबकि व्यष्टि कोई उत्पादन ही नहीं करे, इसलिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट घर पे बनाइए, कोई भी अपनी कंपनी में बनाइए, और आप कहो कि मेरा प्रोडक्ट इतने में बिकेगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कीमत का निर्धारण मार्केट कीमत पर निर्भर करती है, बाजार कीमत पर निर्धारण करता है, और बाजार कीमत व्यक्तिगत कीमत से भिन्न होती है। कीमत निर्धारण आप अपना कर सकते हैं, लेकिन बाजार अपना निर्धारण समष्टि के क्षेत्र में करेगी, आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में करेंगे। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि ये दोनों एक ही विषय की दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेज हैं। एक का अध्ययन और दूसरे से अनभिज्ञ व्यक्ति अर्धशिक्षित ही कहलाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।